अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क की ज़ाहिर है सियासत अपनी जगह पर होती है। जलसों में जो तकरीरें होती हैं उनका मिजाज भी दूसरा होता है, उनका रंग भी दूसरा होता है, उनका टेम्पो भी दूसरा होता है और वो बुनियादी तौर पे माहौल को गरमाने के लिए या जो लोग हैं उनके जज्बात को उभारने के लिए जो है वो की जाती हैं। और ख़ास तौर पर जब इंतखाबी मुहिम हो तो अल्फाज जो हैं उनका इंतखाब मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसको लेकर असेंबली जो है वो यरगमाल हो जाए और वहाँ पर फिर मामलात जो हैं वो आकर रुक जाएं और बहस जो है उन तकरीर के कहे हुए अल्फाज पर शुरू हो जाए जो किसी जलसे में किसी गैर अहम वज़ीर जो है उसने कहे हैं, तो फिर दिखाई ये देता है कि जो चैलेंजेस मुल्क और कौम को दरपेश हैं और जिस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बालादस्ती की बात की जाती है वो कहीं पसे पुस्त चली गई है। और हम ये देख रहे हैं कि एक तसलसल के साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो गैर मौसर होती चली जा रही है और उसकी अंदर जो मेयार है बहस का वो भी तनज़ली का शिकार है। और ज़ाहिर है मौज़ूआत जो हैं और जो चैलेंजेस हैं वो इससे कहीं बड़े हैं, इससे कहीं संगीन हैं और उस हवाले से जो बहस वहाँ पर होनी चाहिए और उसके नतीजे में असम्बली को बहसीत इदारा एक ऐसे थिंक टैंक का रोल अदा करना चाहिए कि जो बाकी थिंक टैंक्स की अदम मौजूदगी की सूरत में हुकूमत को कोई गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का पॉलिसी साजी का मेयार जो है वो बेहतर हो सके, वो दिखाई नहीं देता है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो अवाम की तर्जुमान होगी, इस बात की तवक्को रखते हैं कि वहाँ पर होने वाले फ़ैसले जो हैं वो अवाम की उमंगों के तर्जुमान होंगे। इस बात की भी तवक्को की जाती है कि जिन लोगों को वहाँ पर भेजा गया है वो फ़्रोई मामलात में उलझने की बजाय एक दूसरे पर रकीक जुमलों से हमला आवर होने की बजाय, और अब तो बात किताबों तक पहुंच गई है, एक दूसरे पर फेंकने की बजाय वो एक सेहतमंद बहस जो है वो करेंगे और एक ऐसी राह हमवार करने की कोशिश करेंगे कि जिस पर चल कर जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं उनके लिए कुछ हासिल वसूल जो है वो हो सके। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अब इस तरह के हालात के अंदर फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कैसे की जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात जो है वो कैसे की जाए, उसकी अहमियत और हैसियत जो है जब उसके ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि सिस्टम को ही नुकसान पहुंचता है और वो नुकसान पहुंच रहा है। क्या हुकूमती और अपोजिशन दोनों को इस सिलसिले का इदराक है? हुकूमत जो है उसका भी एक अजीब व गरीब अलमिया है, वो अपोजिशन से बढ़कर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि उनको तहम्मुल का भी मुजाहरा करना चाहिए और सब्र का भी, बर्दाश्त का भी मुजाहरा करना चाहिए और तदब्बुर का भी। लेकिन ये सारे अल्फाज जो हैं जब पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि वो कहीं तहलील हो गए हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सीजन पॉलिटिशियन है और पार्लियामेंट के बहुत सारे उतार चढ़ाव को ये देखते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और बुनियादी तौर पर वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और जाहिर है कि जब नीचे से आदमी ऊपर आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको वो देख रहा होता है। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है। कामिल अली आगा साहब, मतलब अगर ये 13 साल भी लगा लिए जाएं तो आप ज़रा बलूगत की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब फ़लाना गद्दार है, फ़लाना ये है, जिस किस्म की अब ज़ुबान पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गई है और उसके नतीजे में असम्बली की कार्रवाई जो है वो महाज़ाराई में बदल के इस सूरत हाल का यरगमाल हो रही है, तो वो जो एक पार्लियामेंट से डिलीवर करने की तवक्को होती है, फिर क्या फ़ायदा क्या है? देखें, पार्लियामेंट तो आपने वो अल्फाज अदा किए हैं जो मैं समझता हूँ कि इससे भी अगर बढ़ के कहा जाए तो एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ ज़बान होता है जो लोगों के लिए तरबियत का बाइस बनता है और लोगों की इस्लाह का बाइस बनता है। उसने करनी इस्लाह होती है और तनकीद भी बराए इस्लाह होती है। और लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा
जो पॉलिटिकल कल्चर है वो तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि वो परागंदा होता चला जा रहा है। अगर आप जलसों में देखें तो जलसों में भी अब मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। एक तो सबसे अजीब बात है कि किसी इलेक्शन में मैंने ऐसा नहीं देखा था कभी कि अंडर 17 टीम खेल रही हो, यानी अंडर 19 भी नहीं, अंडर 17 टीम जो है वो ऐसे लगता है जैसे मैदान में उतारी है। आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, आपको क्या दिखाई देता है? क्या इसमें उनको मजा आता है इस तरह की जुबान इस्तेमाल करके? नहीं, देखें ये एक तरफ नहीं है, ये एक तरफ नहीं है। देखिए जब ये एक्शन का रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो मैं समझता हूँ कि एक्शन ही दुरुस्त होना चाहिए ताकि रिएक्शन का मौका ही ना आए। इंतखाबात के जलसों में, इलेक्शन के जलसों में कोई ज़रूरी, मैंने भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि लोगों को गालियाँ निकाली जाएँ। ज़रूरी ये होता है कि अपना मैनिफेस्टो बताएं, मैं क्या करूँगा, मेरी क्या अहलियत है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैंने माजी में क्या किया। आप ये नहीं समझते कि कंटेनर से हमारी जो सियासत में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है उसकी डिक्शनरी जो है, उसकी डिक्शन जो है वो बदलना शुरू होगी? और मेरे भाई कंटेनर बहुत पीछे रह गया है, कंटेनर दोनों तरफ बहुत पीछे रह गया है। दोनों ही तरफ देखें, यानी बड़े जो अब जो बड़े महज़ब लोग समझे जाते हैं ना, जो वो देखते हैं कि कल ये कहा गया था, उधर से ये कहा गया था। एक आध जो सुलझा हुआ बंदा भी आता है ना, एक्सपीरियंस हैंड भी स्टेज पे आता है, वो माइक जब पकड़ता है तो उसको भी वही जोश और वही बीमारी शुरू हो जाती है जो कल वाले जलसों में दूसरों को थी। तो ये मैं ये बात इससे आगे ये है कि बात यह है कि अब पार्लियामेंट में आज तो कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि कम हुआ है। ठीक है, वॉकआउट हो गया, उधर भी सेनेट में भी वॉकआउट हो गया, ठीक है, कुछ तल्ख जुमलात इस्तेमाल किए गए, लेकिन गाली गलोच कम से कम नहीं हुई। ये दोहराया गया कि हमारा हीरो था, भुट्टो हमारा हीरो थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये खिदमत की, 22 साल जद्दोजहद की, ये इस किस्म की बातें जो हैं वो काबिल कबूल होती हैं। लेकिन वो माहौल जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर हो, उसका पार्लियामेंट के अंदर आना और वो माहौल पार्लियामेंट के अंदर बनाना, मैं समझता हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। अब शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी एक तारीख़ भी है, लेकिन उस तारीख़ में भी हम अगर जाएं और माजी की पार्लियामेंट्स को देखें तो बहुत सारी ऐसी हमें चीज़ें सुनने को भी मिली, देखने को भी मिली। उस ज़माने में तो हम बड़े जज्बे से पार्लियामेंट को कवर भी करते थे, जिनको किसी कीमत पर भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था या अखलाकियात का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद तवातुर इतना ज़्यादा नहीं था जो अब हो गया है, और इसमें लगता ये है कि सब शामिल हो गए हैं, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और तमाम लोगों को मेरा सलाम भी हो। देखिए, बात ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उसमें किसी नज़रिए के साथ कोई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। अब कामिल अली आगा साहब बैठे हुए हैं, इनके मुंह के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन जब चौधरी बिरादरान का नाम आता है तो एकदम से वो कहा जाता है कि जी वो रवादारी की सियासत, जी वो लिहाज की सियासत। इसी तरह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नाम आता है तो कामिल अली आगा साहब आज ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि शुक्र है कि आज गालियाँ नहीं हुई, किताबें नहीं चलीं और बहुत सारी बातें नहीं हुई, अपने हीरोज़ ही की तरफ रहे, जबकि कल ग्राउंड में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे वज़ीर जिनकी अहमियत ना हो, वज़ीर वज़ीर होता है, अहमियत की क्या बात है। और फिर वो कश्मीर अमूर के भी हैं और वो वहाँ पे लाखों रुपए बांट रहे हैं। क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इस इलेक्शन की? पहले ही ये सेलेक्टेड लफ्ज़ जब कहा जाता है तो तेल में पकौड़ा हो जाते हैं और इस तरह उछलते फिरते हैं। तो अब इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, जिसके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जो है कि वज़ीर नहीं जा सकते
वज़ीर गए भी और आखिरकार एक जगह पैसे देते हुए कैमरे से पकड़े गए। यही आवाज़ हम जीबी में उठा रहे थे कि भाई ये और मुराद सईद जब से आए हैं आखिरी 5 दिन में इन्होंने पैसों की भरमार कर दी। और ये पैसों की भरमार इसलिए करते हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन होने वाला था तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि डेवलपमेंट बजट 50-50 करोड़ का होगा। 2 साल पहले जब सिंध में बजट पास होना था और जब हमारे यहाँ कोविड नहीं आया था, उससे पहले का जो इनका हुकूमत का साल था, तो सिंध में हम MQM के तेवर देख रहे थे कि वो फेडरल में किस तरह से गड़बड़ कर रही थी। इनके ऐलान हो चुके थे 161 और ये और वो सब। तो जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने ये किया, इमरान खान की हुकूमत में इमरान साहब ने ये फ़ैसला लिया कि सिंध में जो फेडरल के मंसूबे चल रहे हैं उनको रोक के इन्होंने 15-15 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फ़ंड दे दिया। और उस मद में आज तक ये 50-50 करोड़ दे चुके हैं। अगर आप सेव द काउ एक इनकी स्कीम थी, उस तक के पैसे ये MNA MPS को कराची नहीं, उसमें शैला रज़ा साहब देखें तो नहीं, शैला रज़ा साहब देखें, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन उसमें ये रवायत जो है ये तो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है और इसके ऊपर कोई भी गौर करने के लिए तैयार नहीं है। इस हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर पीस साबिर शाह साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है। साबिर शाह साहब, हम असल में बात कर रहे थे कि जो हमारी एक पार्लियामेंट के अंदर भी, जलसों में तो आप तकरीरें करते हैं, सो करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी अब हालात और वाक़यात जो हैं वो इन रकीक जुमलों के यरगमाल हो गए हैं। ये जो तनज़ली है और जो पार्लियामेंट का अपना काम है वो सफ़र कर रहा है इसके नतीजे में, और ये जो हम फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं तो वो तो फिर इस तरीके से तो नहीं पार्लियामेंट की बालादस्ती आती। देखिए शाह साहब, ये बिल्कुल आपने जो बात कही, ये हमारी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब के एक प्रोसेस से होके आए और जो मेन किरदार था वो आपके जो ट्रेलर पे बैठ के और वहाँ से उनकी जो कैंपेन चली और उसमें उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि क्या लहजा हमने इख्तियार करना है मुखालफिन के लिए। तो ये बात तो उस वक्त समझ आती थी कि चलें एक इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए और इलेक्शन के दिनों में हम मुखालफिन को सूली पे भी चढ़ा देते हैं और हम मेन रोड पे उनको हम कहते हैं कि उनको हम खींचेंगे और ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में जमात आती है तो उसको फिर टोटली जो अपोजिशन की सियासत होती है या इंतखाबी सियासत होती है उसको एक बक्से में बंद कर दिया जाता है, उसको ताला लगा के फिर देखना होता है कि मुल्क के हालात क्या हैं और इस वक्त मुल्क किन मुश्किलात से दो चार है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं, हमने करना क्या है। तो ये एक फिर तरजीहात का तयन होता है। तो लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो जो उसके ऊपर जो मज़ा आया था PTI की गवर्नमेंट को, वो जो है वो उसको भूल नहीं पाए और उसका तसलसल है कि आज जारी। अब मैं एक चीज़, चूँकि मैंने ये आप अब तीनों इकट्ठे हो गए हैं और ये जो कामिल अली आगा साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, गद्दार का मसला है। मतलब वो जो जिस बात पे बहुत ज़्यादा ये शोर मचा वो यही था कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान दो लख्त कर दिया और वो गद्दार है ये कहा गया, और उसके नतीजे में आज पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है वो सामने आया है। क्या कोई डेफिनेशन इसकी इस पार्लियामेंट ही कोई निकाल दे, कोई इस पे बहस करके कुछ चीज़ों का तयन कर दे, जो ऐसे अल्फाज जो हम बग़ैर किसी उसके बांटते फिरते हैं? देखें, ये हमारी लीडरशिप की लुगत में तो ये गद्दार का लफ्ज़ है ही नहीं। यानी जब बड़ा वबेला था कि वली खान गद्दार है
तो किसने कहा था, कौन उनके घर गया था, और किसने जाके ये बड़ी आवाज़ बुलंद ये कहा कि वली खान अगर गद्दार है तो फिर मैं गद्दार हूँ। यानी इस लफ्ज़ को मेरी क़यादत ने, चौधरी ज़हूरुल्लाह हो, चौधरी शुजात हुसैन हो, चौधरी परवेज़ लाई हो, हम तो इस बात को मानते ही नहीं हैं कि किसी को गद्दार कहा जाए। कोई अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिक्स करता है और वो किसी सियासी जमात जो कि रजिस्टर्ड जमात है उसका वो किसी हैसियत में नुमाइंदा है, उसका सरबराह है, उसका कोई अहदेदार है, एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो कतई तौर पे मेरे ईमान का जुज़ है, वो गद्दार नहीं हो सकता। वो अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वर्क करता है तो वो क्यों करता है कि वो पाकिस्तान की तमीर चाहता है, पाकिस्तान के अवाम की भलाई चाहता है। उसके अंदर शिद्दत जज्बात हो सकते हैं, लेकिन उस शिद्दत जज्बात में दूसरा मुखालिफ अगर उसको गद्दार कह देता है तो मैं समझता हूँ वो ख़ुद गद्दार है। वो इस बात का हक़ नहीं रखता कि वो सर्टिफिकेट जारी करे कि फ़लाँ गद्दार है, वह फ़लाँ मुहिब है। ये सर्टिफिकेट बांटने की बात तो चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद ने खुद ये किताब में से सफ़ा फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद मैं कह दूँ, यानी सबसे बड़ी दुश्मनी तो हमारी जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमात के साथ थी ना। हमारा चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद किया गया, जुल्फ़कार ने माना भी, तस्लीम भी किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर ली। हमने कहा नहीं, इस सिलसिले को ख़त्म होने चाहिए। हमने गद्दार नहीं कहा। नहीं, वैसे ये तो आपका कमाल है कि आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था, उसमें भरा हुआ है कि एक तरफ इमरान खान जो है वो क्या आपके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करता था, और आज आपका वफाकी वज़ीर भी है, आप स्पीकर। देखें, ये वजारत वाली बात भी जो है ना, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। देखें, ये हमारी वजारत ज़रूरत नहीं, हमने तो इनकार कर दिया था। आज 1 साल और 8 माह पहले हमने कह दिया कि इसको फाड़ के फेंक दे, हमें वजारत नहीं चाहिए। ये रोज़ का वबेला और मीडिया के अंदर ये कि हम पता नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं और वजारत चाहते हैं, नहीं, ये एग्रीमेंट का हिस्सा था कि 2 वजारतें दी जाएंगी। मुझे एग्रीमेंट में था, लेकिन अब क्या ज़रूरत पड़ गई? अब ये एक एलिगेशन लगा दी गई कि मोनोसलाई के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इसलिए उसको वज़ीर नहीं बनाया जा रहा। ज़रा गौर करें, ये बात मीडिया के अंदर इस तरीके से पेनिट्रेट कर गई और अवाम को ये तासर आ गया कि जी उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इसलिए उसको वज़ीर नहीं बनाया जा रहा। तो इमरान खान साहब इसलिए नहीं मान रहे कि करप्शन के केसेस हैं, नेब के केसेस हैं। तो हमने सब्र किया और साबित किया कि हमारे ऊपर नेब के कोई केसेस नहीं है, हम करप्ट नहीं है। तो नहीं है। शैला रज़ा साहबा, अब ये जो चीज़ है, ये सर्टिफिकेट बांटना, मतलब जाहिर है आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कर लें, उसकी कोई डेफिनेशन कर लें, ताकि ये जो इतनी हंगामा राई होती है, फिर उसके नतीजे में एक ना सिर्फ ये कि सियासी रंजिशें पैदा होती हैं, बल्कि वो मामला आगे से बढ़ता चला जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें थोड़ी भी बहुत पॉलिटिक्स की समझ बूझ है, उनमें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि हमें किसी की लीडरशिप पे इस हद तक नहीं जाना। लेकिन पीटीआई से तो आप पॉलिटिकल जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, क्योंकि जिनका लीडर जो है वो अपोजिशन को सिर्फ चोर डाकू कहता हो, उसको आप कैसे करेंगे? जो अमेरिका के फोरम पे हो, जो किसी जगह हो, वो वहाँ पे कहे कि मैं जेल पाकिस्तान जाके जेल में से ये निकलवा दूंगा, वो निकलवा दूंगा, फलां डाकू है। जिसने आज तक संजीदगी से कोई लेजिस्लेशन असेंबली में ना रखी हो, उससे किस बात पे असेंबली का बिजनेस हम करें, ये बता दें हमें। और दूसरी बात ये है कि हमें समझ में ये बात नहीं आती कि अगर गैलप ने ये सर्वे कर दिया कि भाई पीटीआई की गवर्नमेंट में
53% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए और गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और इनके पास वहाँ बेचने को कोई चूरन नहीं रहा, तो ये वहाँ पे दूसरों के लीडरशिप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर बात करने को हमारे पास भी है कि भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर में किस किस का क्या किरदार था और उसके बाद क्या है, कौन किस किस के साथ क्या रहा। हम भी बात कर सकते हैं तारीख में, अगर पीपल्स पार्टी की सियासत हटा दी जाए तो पाकिस्तान की तारीख में सियासत नहीं मिलती, तलवे चटाई मिलती है। अच्छा, मैं पीर साबिर शाह साहब, ये मैं शाह रज़ा साहब आता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी ये करना है। पीर साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप दोनों जमातें भी बड़े फतवे और सर्टिफिकेट एक दूसरे के ख़िलाफ़ बांटते रहे, फिर कहा गया कि हमने सबक सीख लिया, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़े लगा कि नहीं, जब मामला तनकीद का आता है तो फिर उस वक़्त अल्फाज के चुनाव के इंतखाब में कोई भी एहतियात नहीं बरतता है। तो ये जो, लेकिन गद्दारी एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या आप समझते हैं कि इस सतह के ऊपर इस तरह के, देखें जी, मैं ये जो इशू है गद्दारी का, बात ये है कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तान के दो हिस्से होने का, पाकिस्तान टूटने का, और इतने बड़े हादसे पे यकीनन किसी की गलती है, किसी की इंटेंशन है। अगर किसी की इंटेंशन थी तो वो हम फतवा लगा सकते हैं, लेकिन जब उसके लिए हमीदुर रहमान कमीशन कायम किया गया और उस कमीशन की जो रिपोर्ट है, तो फिर उस रिपोर्ट के सामने लाया जाए तो फिर तो गद्दारों की एक लाइन है, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ उस हकीकत को हमने छुपाया और यहाँ पे आके हम स्टेज पे अपने मुखालिफ को वो लताड़ने के लिए हम गद्दार, कभी एक को गद्दार बनाते हैं, कभी दूसरे को गद्दार बनाते हैं। ये किसी तौर भी नहीं, हमें जुर्रत करनी चाहिए, मिन हैसुल कौम हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को सामने लाएं। उसमें कौन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, सियासतदान थे, कोई बाहर की साजिश थी, क्या था, वो हकीकत कौन के सामने आनी चाहिए। लेकिन हमारा क्या है जी, हमने हमीदुर रहमान कमीशन जो है वो हमें इंडिया से लीक हुआ और हमारे पास आया, यानी ऑफिशियली आज तक वो नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ जी कि कौमी मामलात में इस तरह लोगों को सर्टिफिकेट गद्दारी के देना बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एक ऐसे मुस्तनद, यानी एक उस पर अगर रिसर्च वर्क न हुआ हो, काम न हुआ हो, और वो हमीदुर रहमान कमीशन जो है वो एक बुनियाद है, देखिए उसको किया जाए, ख्याल में उसको हमें शाया करना चाहिए और उस पर हमें, वैसे वो शाया कर दे, मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है, उसमें कोई इतना बड़ा जल्जला नहीं आता, शाया भी कर दे। मुझे तो सच्ची बात है समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मशरक़ी पाकिस्तान टूटा फिर भी नहीं आया, लेकिन अब भी नहीं आएगा जल्जला, आप बेफिक्र रहें, लेकिन वो जो है वो हक़ाइक़ तक हमें जाना चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब कामिली आगा साहब ये फरमाइएगा कि हम देखें, पार्लियामेंट जो है वो एक बड़ा मौसर इदारा, जमहूरी जो जब आपका तर्ज़ हुकूमत हो तो उसमें होता है, लेकिन एक तवातुर के साथ ये इदारा जो है वो तनज़ली का शिकार हुआ है, और अब तो खैर समझ में ही नहीं आती कि उसके अंदर जो मयार है वो जिस नौइयत का है और जिस तरह की गुफ्तगू है और जो सारा सिलसिला है, फिर आप कैसे पार्लिमानी बालादस्ती की बात कर सकते हैं? देखें, इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए, इसमें बड़ी शर्म वाली बात है, मैं तो शर्म महसूस करता हूँ इस बात में, और यकीन करें डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चौथी पाँचवीं बार अगर मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो मैं जब इसको, इस मेयार को गिरते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बस नदामत होती है। इसको, इसके अंदर वो देखना, इसके मेंबर्स कौन थे, उनके नाम गिनना शुरू करें तो फ़ख्र होता है
कि ये लोग इस पार्लियामेंट के मेंबर थे, और जब उस एजाज़ को हासिल करने के बावजूद, इस पर तो फ़ख्र करना चाहिए ना, अपना बिहेवियर भी उन कायदीन के साथ मिलाना चाहिए, बल्कि उनसे बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में सारा दिन ये देखते गुजर जाती है कि कोई लॉजिक की बात होगी, कोई ऐसी बात होगी जिस पे कोई तमस्खर आज ना उड़े मीडिया के अंदर। तो जब नाकाम सारा दिन गुजर जाता है तो उसके बाद मायूसी होती है, और क्या होना है। यानी डिबेट होती थी, क्या कमाल डिबेट होती थी, निकाल के देख लें, ये इसके ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं। यानी जो 70s का जो कौमी असम्बली थी, उसकी डिबेट को अगर आज आप पढ़ें तो नदीम हुसैन आप कहेंगे कि इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अपने प्रोग्राम के लिए। आपको वो आप उसके ऊपर 2000 प्रोग्राम कर सकते हैं, इतनी अच्छे अल्फाज और इतनी सेंसेबल जो है वो बातें और इश्यूज़ के ऊपर बातें। अभी 2002 हालांकि वो कहते हैं जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस दौर की डिबेट देखें आप, और वो शख्सियात देखें जो इस सेनेट के अंदर बैठी हुई थी। आप फ़ख्र करेंगे अपनी सेनेट के ऊपर कि किस किस्म की गुफ्तगू, इश्यूज़ के अलावा कोई बात नहीं होती थी। मजाल है कभी किसी ने ओए तोए एक दूसरे को कहा हो। मैं अपोजिशन लीडर रहा हूँ इसी सेनेट में, तो आप देख लें, मेरे दौर की बातें देख लें, मेरे मुकाबले पे कौन था, मेरे मुकाबले पे जो लोग बैठे हुए थे वो अदब के साथ मुझे मुखातब करते थे, मैं उनको अदब के साथ मुखातब करता था। और स्वाय इश्यूज़ के जब कभी भी इशू के अलावा, नेशनल इशू के अलावा कोई बात हुई तो मैंने उठ के कहा कि जनाब ये सेनेट है, इसके अंदर कम से कम इस किस्म के इश्यूज जो है आप नहीं आना चाहिए, बच्चों के वक्त काम है। और हस्बे इक़्तिदार ने इस बात को बर्दाश्त किया। अब इसमें शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि ठीक है 70s में बड़े लोग थे, उसके बाद की भी ज़िया-उल हक की भी जो असेंबली बनी उसमें से भी बड़े नाम जो है निकले, कुछ रवायात तब भी बनी, उनसे भी कहा जाता है कि सीखा जाना चाहिए, फ़खर इमाम जैसे लोग जो थे। लेकिन वो जो 70 की असेंबली थी उसमें से भी लोग हॉल से उठा के बाहर फेंकवाए गए। आगे चलकर जो तलखी थी वो इसने 4 कदम आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि कम से कम यहाँ 2 सेनेटर्स बैठे हुए हैं और दोनों कह रहे हैं कि हमें निदामत होती है। तो उसमें एडिशन पीटीआई का हो गया ना, उससे पहले तो नहीं था। जब आप मुशर्रफ तक की भी बात कर रहे हैं कि सब सही था, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बीबी की शहादत के बाद बनी तो हमने 18वीं तरमीम कैसे कर ली 126 लोगों ने 342 के ऐवान में। इसी तरह की कि एक रवादारी होती है, एक बातचीत होती है। आज यहाँ पर इस बात पे इतराज़ हो रहा है कि जरदारी साहब अगर मरियम साहिबा को बेटी का दर्जा देते हैं, इसमें इतराज़ की क्या बात है। हर शरीफ घरानों में इसी तरह होता है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बहनें सबकी सांझी होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा हो, आप डिस्कस करें कि भुट्टो साहब को कैसे फांसी हुई, किस तरह जजेस को बाहर भेजा गया, किस तरह जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस चलाया गया, किस तरह सेशन कोर्ट की सहूलत छीनी गई, किस तरह एफआईआर में नाम नहीं था, किस तरह से फिक्सिट का जुमला जो है लाके जो है उसको एक वो बनाया गया। मुझे अच्छा लगेगा, हम बात करेंगे। ठीक है शैला रज़ा साहब, मेरे पास अब रह गया आखिरी 1-1.5 मिनट। पीर साबिर शाह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे, कैसे हो सकता है? गुजारिश ये है जी कि बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। बात यह है कि लीडर जो थे ना जी कदावर, अब अगर हम गिनना शुरू कर दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो जाएं, शाह अहमद नूरानी, फिर आप आए अब्दुल नियाज़ी, ये अब उनको देखें और आप मुझे देखें तो यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कातुर रिजाल है, बौने सियासतदान आ गए हैं, आपके कदावर शख्सियात जो हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं।
हमने सीखा नहीं है। देखिए ये जो बात इन्होंने फरमाया, आप जो इनकी प्रोसीडिंग्स देखें, और मैं तो ये कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि हम हर जो हमारी इस आज सेनेट के अंदर हो या कौमी असम्बली के या दूसरे, उन्हें पढ़ना चाहिए। वो जो डिबेट्स थे, वो जो जिस अंदाज से बात करते थे, जो विजडम था, और फिर एक इखलाकी इख्लाफ का जो चुनाव था। और दूसरी बात ये है कि आम जिंदगी के अंदर वो कहते हैं जी कि पार्लिमानी आदाब के खिलाफ ये बात, यानी पार्लिमानी ज़बान जो थी ना, वो अदब की ज़बान थी। मेरे प्रोग्राम का वक्त हमने ख़त्म किया है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर पी साबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।